नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिस तरह भगदड़ मची हुई है, उससे कांग्रेस के आम कार्यकर्ता में भारी बेचैनी देखी जा रही है। आप मीडिया उठाएं और मीडिया को देखें तो लगातार खबरें आ रही हैं कि आखिर मध्य प्रदेश कांग्रेस का भविष्य क्या है। कई जगह ये भी खबरें आ रही हैं कि कई जगह लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। यदि मिल भी रहे हैं तो ऐसे मिल रहे हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जाता, लेकिन जो दमदार, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का मुकाबला कर सके, ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं। पहले यह कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में दो बड़े नेताओं ने कब्जा कर लिया है, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह, दोनों 75 प्लस के हैं और इनके कारण से लोगों में हताशा है। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद पार्टी ने निर्णय लिया कि इन वृद्धों को साइड में करके एक युवा को कमान सौंप दी गई, जीतू पटवारी जी को। लेकिन जीतू पटवारी के कमान संभालने के बाद हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ गए हैं। हम देख रहे हैं कि एक एक करके लोग छोड़ के जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में 4 बड़े गुट हुआ करते थे। इसमें दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सुरेश पचौरी और सिंधिया जी का गुट था। 2 गुट पूरी तरह से अब बीजेपी में चले गए हैं, सुरेश पचौरी और सिंधिया जी। अब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी हैं जो मेहनत कर रहे हैं। कमलनाथ जी भी मैं आपको बता दूं कि उनका पिछले दिनों जो बीजेपी में जाने को लेकर खबरें छपी, उससे एक संदिग्ध जरूर हो गए। सबसे बड़ी गलती कमलनाथ जी ने यह की कि उन खबरों का समय रहते खंडन नहीं किया। खंडन तब किया जब भारतीय जनता पार्टी के बयान आ गए कि हम कमलनाथ जी को लेने को तैयार नहीं हैं, जबकि ये बयान पहले कमलनाथ जी के आने चाहिए था। और इस कारण से आज भी कांग्रेस के तमाम नेता, कार्यकर्ता, विधायक भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि कमलनाथ जी कब तक कांग्रेस में रहेंगे। इन तमाम सारे मुद्दों पर कि आखिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य क्या होगा। कांग्रेस ने अपने 10 लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, इनमें से 3 विधायक हैं। एक क्या वाकई टक्कर दे पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 29 सीटों का लक्ष्य रखा है, यानी कि 29 की 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को चुनाव जिताने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में इन तमाम सारे मुद्दों को समझने के लिए कांग्रेस का क्या भविष्य होगा, कांग्रेस में कब तक ये जो प्रत्याशी हैं कब तक लड़ते रहेंगे, कौन कौन कांग्रेस में रहेगा, कौन छोड़ के चला जाएगा। ऐसा नहीं हो कि कांग्रेस में प्रत्याशी घोषित होने के बाद भी दल बदल हो जाए, क्योंकि हमने देखा था 2 चुनाव पहले भिंड से कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किए थे, भागीरथ प्रसाद, जो प्रत्याशी घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में चले गए लोकसभा के और बीजेपी से चुनाव लड़े थे। क्या ऐसी स्थिति फिर से मध्य प्रदेश में बन सकती है? क्योंकि नकुल नाथ जी को कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं आज नहीं तो कल नकुल नाथ जी हमारे साथ आएंगे। तो इन मुद्दों पे बात करने के लिए आज मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकार डॉक्टर सुधीर सक्सेना जी मेरे साथ हैं। उनसे समझने की कोशिश करता हूं कि क्या वाकई कांग्रेस को इस अंधकार में कोई रोशनी, कोई चिराग दिखाई दे रहा है या वाकई कांग्रेस की हालत और खराब होने वाली है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधीर भाई। सुधीर भाई, क्या वाकई लग रहा है कि कांग्रेस का जो हालात हैं, इन हालातों में कांग्रेस अपने आप को उभार पाएगी और लोकसभा चुनाव में आप कांग्रेस को कहाँ खड़ा देख रहे हैं? देखिए रविंद्र जी, विश्व इतिहास में जितना गौरवपूर्ण इतिहास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है उतना किसी भी अन्य पार्टी का नहीं है। उसके पास महात्मा गांधी जैसा एक अलीक योद्धा, उसका पुण्य, उसका प्रताप है और आज़ादी की लड़ाई में शिरकत। लेकिन ये सारी बातें अतीत की हैं। हम वर्तमान की बात करें तो निश्चित ही कांग्रेस अपने बहुत कठिन, दुर्भाग्यपूर्ण और चिंतनीय समय से गुजर रही है। लेकिन ऐसा कोई बोगदा नहीं होता है जिसके सिरे पर रोशनी ना हो। राजनीति भी कोई बंद गली नहीं होती है, बल्कि एक ऐसे चौराहे की तरह होती है जहां से अनेक रास्ते फूटते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए गारंटी हैं, उसी तरह से राहुल गांधी कांग्रेस के लिए संभावना है। तो अब राजनीति में कभी भी संभावनाओं को खारिज नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम विधानसभा चुनाव के नतीजों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऐसा लगता है कि यह चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत कठिन साबित होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में अभी भी चुनाव एक तरफा होंगे। भोपाल, इंदौर या जबलपुर जैसे संसदीय क्षेत्रों में कांग्रेस को प्रत्याशी के चयन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक जो सूची कांग्रेस ने जाहिर की है, उसमें जिस तरह से नए चेहरों को उसने मैदान में उतारा है, उससे लगता है
कि इनमें से अधिकांश सीटों पर मुकाबला कड़ा और रोचक होगा। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता में हताशा है उसका कांग्रेस क्या करेगी? क्योंकि लोगों को लग रहा है कब कौन चला जाए। जैसा मैंने एक उदाहरण बताया, 2 चुनाव पहले भागीरथ प्रसाद जो मध्य प्रदेश में आईएएस थे, उन्हें भिंड से उम्मीदवार बनाया कांग्रेस ने, लेकिन उम्मीदवार बनने के बाद वो बीजेपी में चले गए और चुनाव भी लड़े। नहीं, इस तरह की और भी जगह घटनाएं हुई थी जहां पे पार्टी ने उतारा और रातों रात उन्होंने पलायन करके अपनी संभावनाओं को देखते हुए पाला बदल लिया था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की दृष्टि से ये कोई बहुत शुभ संकेत है। लेकिन कांग्रेस को इस तरह की घटनाओं का आगे अभी भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक शुचिता या लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तिलांजलि देकर जिस तरह से कांग्रेस मुक्त भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार एक मिशन लोटस छेड़ रखा है, उसमें स्वाभाविक है। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के नतीजे कांग्रेस के लिए यकीनन हताशा का कारण है। लेकिन कांग्रेस को कर्नाटक या तेलंगाना से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, जहां पर के शिव कुमार और रेवंत रेड्डी जैसे नेता उभर कर आए। मध्य प्रदेश में भी मुझे लगता है कि युवा चेहरों को ही अधिक से अधिक मौका देना चाहिए, क्योंकि युवा चेहरे कहीं ना कहीं उम्मीद जगाते हैं। पुराने वरिष्ठ 75 प्लस, जैसा कि आपने एक जुमला इस्तेमाल किया, उनको परामर्शदात्री समिति में रहना चाहिए, उनको मार्गदर्शन देना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, लेकिन कमान युवा नेतृत्व के ही हाथों में रहनी चाहिए। और कांग्रेस, याद कीजिए आप, इमरजेंसी में संजय गांधी ने, उसके बाद राहुल गांधी ने किस तरह से युवा तुर्कों को तरजीह दी थी और नतीजा क्या निकला था। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कि जब तक कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष थे तो उस समय एक ग्लैमर था, कार्यकर्ता जुड़ा था, उनके बंगले पे भीड़ थी। लेकिन उनके हटने के बाद में जीतू पटवारी जैसे युवा को कमान सौंपी गई तो कांग्रेस में बहुत बड़ी तादाद में भगदड़ मची हुई है, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। कल मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष को आपने देखा, नरोत्तम जी के यहाँ बैठे हुए थे। बेशक वो कह रहे हैं मैं अपनी दोस्ती में आया हूँ, लेकिन एक संदेश तो जाता ही है कि यार वो भी पहुँच गए, ये भी पहुँच गए, ये भी जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं। एक जो अनिश्चितता का माहौल हो गया है, भरोसा, कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा। आज आप मेरे बगल में बैठे हुए हैं, मेरे साथ बैठे हैं, कल आप क्या करेंगे मुझे नहीं पता है। तो इस अनिश्चितता के माहौल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हताशा का क्या होगा? देखिए, कमलनाथ जी भारतीय राजनीति के बहुत विलक्षण और बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अभिजात्य वर्ग से आते हैं। सड़क की लड़ाई के लिए या कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाने के मान से वे आज आयु के जिस पायदान पर खड़े हुए हैं, तो बड़ा मुश्किल है कि वो कार्यकर्ताओं में जोश जगा सके। और तब जबकि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जैसे नेता के नेतृत्व में चुनावी या राजनीतिक दिग्विजय पर निकली हुई है। आपने कमलनाथ के बाद जीतू पटवारी के काल में कांग्रेस में मची भगदड़ का उल्लेख किया है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कि जीतू पटवारी का कोई दोष है। हां, जिस तरीके से माहौल बन गया है, और सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य सूबों में भी कांग्रेस और अन्य दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से ओपन डोर पॉलिसी अख्तियार की है और जिस तरीके से उसने कांग्रेस को राजनीति में हाशिए में धकेलने के लिए रणनीति बनाई है, उसी का यह नतीजा है कि मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर, यहाँ तक कि सुरेश पचौरी जैसा नेता जो नेहरू गांधी परिवार के बहुत नज़दीक माना जाता था, तो 4 टर्म राज्यसभा का सदस्य रहा, केंद्रीय मंत्री रहा, यूथ कांग्रेस से लेकर पार्टी अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी उन्होंने वहन की, वो भी इसमें आ चुके हैं। आने वाले वक्त में मुमकिन है कि और भी आए, लेकिन ये कोई बहुत हताशा की बात हो सकती है, लेकिन ये नहीं दर्शाती कि रास्ते बंद हो चुके हैं। राजनीति बदलती रहती है। आप याद कीजिए कि राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 400 से अधिक सीटें जीतकर आई थी, उसका हश्र क्या हुआ। आप एक और प्रसंग याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी
पुनर्मूसको भाव वाली स्थिति हो गई थी। फिर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बाहर आ गई है। आप याद कीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी को माधवराव सिंधिया ने 1.25 लाख वोटों से हराया था। तो राजनीति बदलती रहती है, राजनीति हमेशा संभावनाओं का नाम रहेगी। इसके मद्देनजर आप देखें तो अगर कांग्रेस संघर्ष करती है और युवा नेतृत्व अगर सलीके से काम करता है तो एक तरफा चुनाव नहीं होंगे, मुझे यकीन है। हाँ सुधीर भाई, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं पहली बार देख रहा हूँ, आपका राजनीतिक अनुभव मुझसे कई गुना है। मैं भी 40 साल से जर्नलिज्म में हूँ। पहली बार मैंने किसी राजनीतिक दल में एक प्रकोष्ठ देखा है कि नई एंट्री के लिए कन्वीनर बनाया है नरोत्तम मिश्रा जी को। भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दलों से तोड़फोड़ करने के लिए एक पद सृजित किया गया है और बाकायदा उनको संयोजक बनाया है, प्रदेश कन्वीनर बनाया गया है कि नई एंट्री प्रदेश कन्वीनर। आपने सुना कभी इस तरह का? रविंद्र जी, इसी से अंदाज लगाइए कि आप भारतीय राजनीति किस मकाम पे पहुंच गई है। प्रमोद महाजन जब भारतीय जनता पार्टी के बहुत शक्तिशाली महासचिव थे तब उन्होंने मुझसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पापियों के बीच संत है। आज की तारीख में क्या प्रमोद महाजन होते तो ये कह सकते थे? मुझे इसी इंदौर रेजिडेंसी कोठी में अटल बिहारी वाजपेयी ने जब वो प्रधानमंत्री थे तब कहा था कि अब हम भी फाउल खेलने लगे। फाउल खेलने लगे हैं वो भी कभी कभी, लेकिन आज क्या इस तरह से दल बदल को प्रश्रय देना, इस तरीके से दरवाजे खोलकर किसी भी कीमत पर बिना उनकी कुंडली देखे, बिना उनका चाल चरित्र चेहरा देखे, बिना उनकी वैचारिक निष्ठा देखे आप अगर पार्टी के दरवाजे खोलते हैं और प्रतिपक्ष को नेस्तनाबूद करने पर आमादा हैं, क्या ये लोकतंत्र के लिहाज से बहुत शुभ लक्षण है? आप सामने वाली पार्टी को खत्म कर सकते हैं तमाम तरीकों से, लेकिन ये इतिहास में तो दर्ज होगा ही होगा कि आपने अगर प्रतिपक्ष का विनाश किया है तो किन शर्तों पर और किस तरीके से किया है। लेकिन मध्य प्रदेश में मैं कुछ नाम बताऊंगा जैसे जो कि आप जानना चाहेंगे, जैसे कि मंडला से ओमकार सिंह मरकाम को दिया है, या सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा को दिया है, सीधी से जिस तरह से कमलेश पटेल, या बैतूल से रामू टेकाम, टीकमगढ़ से पंकज पाराशर, इन लोगों को जो टिकट दिए गए हैं मुझे लगता है कि अच्छे चेहरे हैं और ये चुनौती पेश नहीं है मेरे ख्याल पंकज अहिरवार, हाँ शायद ऐसा कुछ, हाँ पंकज अहिरवार, पाराशर ने अहिरवार। और देवास में उन्होंने राधा कृष्ण सोलंकी के बेटे राजेंद्र मालवीय को टिकट दिया है, महेंद्र सोलंकी उनके खिलाफ हैं। खरगोन में उन्होंने पोरवाल खरते को दिया है और धार महू में उन्होंने राधेश्याम मुवेल को दिया। तो आपको पता है इनकम टैक्स कमिश्नर बनने वाले थे और उन्हें नौकरी छोड़ के वीआरएस लेकर कोई भी आदमी अगर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ता है तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है, अगर उसे पता होता कि कांग्रेस की संभावनाएं शून्य है या सिफर है तो वो क्यों लड़ता है या क्यों चुनाव लड़ने के लिए। भाई एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस लीग से हटके पूछना चाह रहा हूँ ना, ये मध्य प्रदेश का प्रश्न है, ये राष्ट्रीय स्तर पर है। आप चूंकि तमाम सारे राष्ट्रीय विषयों पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। हमने पिछले दिनों देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने बयान दिया कि 400 पार बीजेपी को क्यों चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है। जिस संविधान को बाबा साहब ने बनाया, जिस संविधान की हम कसम खाते हैं, आखिर उसे क्यों बदला जा रहा है? और यदि बदला जा रहा है तो आपको क्या लगता है क्या बदलाव चाहती है भारतीय जनता पार्टी के लोग? क्या देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग? बहुत आपने महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और ये प्रश्न तात्कालिक महत्व का नहीं बल्कि सार्वकालिक महत्व का प्रश्न है। भारत का संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है जो अपने फलक में उन तमाम संदर्भों और प्रश्नों को समेटता है जो इस 1.5 अरब की आबादी के देश के लिए मायने रखते हैं। हमें इस संविधान पर गर्व होना चाहिए, लेकिन अगर इस संविधान को बदलने की बात होती है तो हमें यह सोचना होगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब की बार 400 पार के पीछे यह उद्देश्य यकीनन मुझे लगता है निहित है कि संविधान में रद्दोबदल की जाए। जिस तरह से प्रगतिशीलता से, सेक्युलरिज्म से और अन्य कई संदर्भों से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ है या ऐतराज है, उससे मुझे लगता है कि आप सन 1925 में आरएसएस की स्थापना के प्रसंग को याद करें तो 2025 आरएसएस की स्थापना का शताब्दी वर्ष होगा। और जिस तरीके से लगातार
धारा 370 हो या CAA हो या अन्य मुद्दे हों, तलाक का मुद्दा हो या अल्पसंख्यकों के प्रति सलूक का प्रसंग हो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक सुनिश्चित गंतव्य की ओर बढ़ रही है, अब की बार 400 पार के पीछे उसका यह उद्देश्य निहित हो सकता है कि संविधान, नया संविधान, जिस तरह से नया संसद आया है, नया संविधान भी आए, लेकिन यदि ऐसा होता है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि हमारा विविधता से भरा हुआ ये जो देश है उसमें हमें समावेशी और सदाशयी संविधान चाहिए, ना कि ऐसा संविधान जो किन्हीं वर्ग, किन्हीं संप्रदाय या किन्हीं आस्था के प्रति वैमनस्य का भाव रखता हो। एक और छोटा सा प्रश्न पूछने का मन है मेरा, यदि इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाता है तो दिक्कत क्या है? क्योंकि देखिए, हमने केवल नेपाल के अलावा शायद विश्व में, अब तो नेपाल भी नहीं है, कहीं भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, जबकि कई इस्लामिक कंट्री हैं। जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो विरोध के स्वर उठते हैं, इस्लामिक कंट्री में तो नहीं उठते हैं विरोध के स्वर। तो क्या कारण है कि हिंदू ही हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं? देखिए, आपका प्रश्न तो बहुत विस्तार से चर्चा मांगता है, लेकिन आप हिंदुओं की जब बात करते हैं या हिंदुत्व की बात करते हैं, ये सनातन की बात करते हैं, आप हमेशा इस्लाम की दुहाई क्यों देते हैं? क्या इस्लाम से इतर आपके पास आदर्श अवधारणाएं नहीं है? अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, कौन सा देश ईसाई राष्ट्र है? चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं, कितने देशों ने अपने को बौद्ध घोषित किया है? नेपाल तो बहुत छोटा देश है, वो क्यों हिंदुत्व के चोले से बाहर आ गया है? तो आधुनिकता का तकाजा ये है कि आप धार्मिक रूढ़ी को त्याग कर आधुनिकता और समावेशी और सहिष्णुता और सदाशयता के पथ पर आगे बढ़े, सबको अवसर दें, सबके प्रति सम्मान रखें। जहाँ तक हिंदुत्व की बात है, ना आपको हिंदुत्व से चिढ़ना चाहिए, ना आपको किसी अन्य आस्था से चिढ़ना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि हमारे देश की एकता, अखंडता और प्रगति कैसे सुनिश्चित हो सकती है, उसी के आधार पर हमें कदम उठाने चाहिए। अगर इस देश की जनता सर्वानुमति या बहुमत से चाहेगी कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, तो उस पर किसको ऐतराज़ हो सकता है? हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन हम उस पर ऐतराज़ नहीं कर सकते, और हम बहस कर सकते हैं, लेकिन हर वक्त हिंदू और मुसलमान में बांटकर चीज़ों को देखना मुझे लगता है कि बहुत शुभ लक्षण नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुधीर सक्सेना जी, आपने देखा गंभीर विषय था, इस गंभीर विषय पे उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, निश्चित तौर पे उसको बात करने के लिए समय बहुत चाहिए। मैं निश्चित तौर पे सुधीर सक्सेना जी के साथ अगला जो कार्यक्रम करूँगा वो इसी बात पर करूँगा कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, करूँगा, निश्चित तौर पे करूँगा। लेकिन आज हमारा जो बात करने का फोकस था वो मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो हताशा का माहौल है, जिस तरह का है। सुधीर सक्सेना जी ने कहा कि जो भी राजनीति है वो एक चौराहे की तरह है, उसमें तमाम सारे रास्ते फूटते हैं। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पे आके अटक गई थी, उसने विकास किया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस हमेशा के लिए खत्म हो गई। कांग्रेस में उन्होंने राहुल गांधी को संभावनाओं से भरा हुआ बताया है, तो निश्चित तौर पे अभी भी कांग्रेस के लिए एक उम्मीद की किरण सुधीर भाई को लगता है कि आज भी कांग्रेस के पास उम्मीद की किरण है राहुल जी के रूप में। मध्य प्रदेश में हालात निश्चित तौर पे बहुत चिंतनीय है, और इस बात को सुधीर सक्सेना जी स्वीकार कर रहे हैं। इससे ज़्यादा बुरा दौर कांग्रेस का कभी नहीं रहा, लेकिन अब जो कांग्रेस किस तरह से सर्वाइव करती है, ये हम सब और आप सब लोग इस पर नज़र बनाए हुए हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।